तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे अगेन मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम म्यू से, जैसे ऐसा सिंबल था, या फिर हम इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़्यादातर मैं ये म्यू वाला जो सिंबल है उसे मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एन जो हो गया हमारे लिए छोटी बात है, ठीक है ना। तो मैं बड़ी वाली चीज़, जो बड़ी बात है उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मतलब क्या है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में समझाया था कि अगर मैं साइन आई और साइन आर का साइन आई और साइन आर का रेशियो ले लेता हूँ तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, और बस इसी कांस्टेंट को हम म्यू के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में 100% इधर मान लीजिए कि आपके पास वैक्यूम है, ऑब्लिकली किसी एंगल पे आया इंसिडेंट रे, उसके बाद इस तरह से टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गया, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आर। तो साइन आई एंगल और साइन आर एंगल ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के साथ हमेशा आई और आर जो है हमेशा बनता है। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताइए मेरे को कि ये जो आई है और ये जो हमारे पास आर है, वो अगर आपको पता है तो बताइए कि इसकी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितने है। इधर वैक्यूम है, इधर कुछ ना कुछ मीडियम है, तो इधर आपके पास क्या पूछी जाएगी? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मान लिया वैक्यूम है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो उसमें हमने क्या करवा दिया? फॉल करवा दिया 30 डिग्री पे, और ये निकल गया 100%, इससे कम में ही निकलेगा। तो चलो इसको 45 में करवा देते हैं, 45 डिग्री पे करवा देते हैं। टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड में आपको मालूम है, तो ये 30 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन आई और अपन में साइन आर की बात करते हैं। तो साइन यहाँ से मैं बोलूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बोलूँगा मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? मीडियम का। और विथ रिस्पेक्ट टू कितना है? किसके? वैक्यूम। ध्यान रहे वैक्यूम के हिसाब से, ऊपर वैक्यूम है तो हम किसका निकाल रहे हैं? मीडियम का निकाल रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो साइन आई मतलब साइन 30 और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा? साइन, एक मिनट, साइन 45 है ना, आई का वैल्यू कितना? 45 है, सॉरी। तो साइन 45 डिवाइडेड बाय में साइन आर मतलब साइन 30। अब इनकी वैल्यू आपको पुट कर देनी, इसके जगह आ जाएगा 1/√2। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है, जब करेंगे तो आप इसको हंसते खेलते कर लेंगे। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू आ गया मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको ऊपर नीचे कर देंगे और हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में 2/1, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने और कुछ नहीं। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया 2/√2। तो 2 को, ऊपर वाले 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, या फिर रेशनलाइज कर लीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम का। अगर इस एंगल पे ये फॉल करते हैं तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है, यस, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है म्यू एम, दैट विल बी √2, और यू कैन से 1.414, जो इसकी वैल्यू होती है उतनी आ जाएगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर ये ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ तगड़े तरीके से समझाओ कि हमें समझ में आए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा क्या है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअल में आपको बताएगा कि कौन सा मीडियम कितना डेंसर है। आए हाय हाय, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, म्यू आपको बताएगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा मीडियम, अच्छे से समझिएगा, कौन सा मीडियम कितना रेरर, या फिर कितना रेरर, या फिर कितना डेंसर है, या फिर कितना डेंसर है। अभी सर ये कैसे पता चलेगा अपने को? अभी पता चलेगा ना बाबू, अभी पता चलेगा, देखते जाओ। अगर आपके पास म्यू ज़्यादा है तो मीडियम डेंसर होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कम है तो मीडियम रेयरर होगा। ख़त्म बात, ठीक है। इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है, जिसके पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ये हमने आपको पहले बता रखा है। और अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। बट अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूँ, किस में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात कर लेता हूँ, चीज़ों को समझिएगा, तो वो हो जाता है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई या नहीं हो गई। तो ये वाली जो मीडियम थी, वैक्यूम थी, उसमें तो वैसे भी कोई मीडियम था ही नहीं, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देखिए ग्लास आ गया, उसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई, और ये मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। ये चीज़ हमने आपको पहले बता रखा है। तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में बात करते हैं तो डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेयर मीडियम वो होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, वो आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा। वो कौन बताएगा आपको? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम की है वो 1 है। सर ये कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ ना। और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, म्यू की वैल्यू वो 1.5 है। लो भैया, बोले तो 3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जब ज़्यादा थी तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम थी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम थी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी। समझ में आई ना बात इतनी? अब ये चीज़ कैसे निकलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, वो अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा क्या कहते हैं हम इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम कभी निकालते हैं तो आप कह सकते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में कही जाती है। आप डायरेक्टली अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए तो हमेशा वो एयर के रिस्पेक्ट में, बोले तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। मैं आपको समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसकी क्या कहते हैं, एयर या फिर जो वैक्यूम कहते हैं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1 होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट हवा की बात कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इन दोनों में ना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट का फ़र्क नहीं होता। तो जब भी मैं वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँगा या फिर मैं एयर में स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँगा तो आप समझेंगे स्पीड ऑफ लाइट सेम है हमेशा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आजा बेटा आजा। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकला C/V। आपको पता होना चाहिए C/V, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट अगर आप मीडियम की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया ये किसका है, ये है वैक्यूम का, ये आपके सामने किसका, वैक्यूम का, और मैंने इसको बोल दिया एयर का। तो एयर और वैक्यूम इनमें स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम होती है। तो अगर मैं इसको यही चीज़ लिख दूँ तो ये काट देंगे, मीटर पर सेकंड भी रहेगा, कट जाएगी कंप्लीटली। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये किसकी बात हो गई, हम एयर की। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो गई, 1। ऊपर मैंने वैक्यूम का बताया ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसका बताया, वैक्यूम का। यहाँ पे आप वैक्यूम की बात करेंगे या फिर एयर की बात करेंगे, लगभग सेम होती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ग्लास का निकाल कर दिखाता हूँ। तो ग्लास के लिए ज़्यादा कुछ थोड़ी करूँगा, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूँगा किसका, ग्लास का। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हैं, वैक्यूम की जगह एयर का नाम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट किस में, आपके पास ग्लास में आ जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको ग्लास निकाल कर दिखा रहा हूँ, ग्लास का। तो इसका पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका अभी आपको बताया मैंने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ट्विंग
ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकला, 1.5 निकला। एक तरीके से जो एक मीडियम की जो क्या कहते हैं इसको, एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दूसरे मीडियम के हिसाब से कुछ इस तरह की कहानी बताती है आपको। अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक ही मीडियम के बारे में बता रहा हूँ, और हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, वो एयर के रिस्पेक्ट में। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए हमेशा एयर से आ रहा है वो, तो उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो हम आपको बता रहे हैं 1.5 है। ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है यूनिट लेस होती है। तुम आप लोग खुद देख लीजिए, ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना। तो ये एक प्योर, यस प्योर नंबर होता है। क्या होता है, ये एक प्योर नंबर होता है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसके पास किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा आप लोगों को कि अगर डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इतनी सी बात समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, और इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी भी मीडियम की, फिर से सुन लीजिए, जब आप किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बात करी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी हमने एयर के रिस्पेक्ट में, दैट्स द एब्सोल्यूट, यस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 1.5। लेकिन अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में ना बात करके किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आओ उन दिक्कत को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम की बात करने वाले, अनदर मीडियम की बात करने वाले। देखिए ये बड़ा ही आसान होता है चीज़ों को, मैं आपको समझाता हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेकंड मीडियम की बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो आप इसको या तो ऐसे लिखेंगे या तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसका मतलब ये, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी, दोनों का मतलब यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे या फिर इधर साइड 1 लिखेंगे, या फिर दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए μ12, और इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं। इसी को उल्टा कर दिया, कुछ अलग तो नहीं लिखा मैंने, देख लीजिए अच्छे से। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो μ21 लिखेंगे या फिर μ21 आप यहाँ ना लिखकर ऊपर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और यहाँ पे मीडियम 1 यहाँ पे, तो मीडियम 2 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और 1 को इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब ये क्या चक्कर है सर, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, एक ही बात है। ये दोनों चीज़ क्या आपके लिए एक ही बात है। और आपको पहले बता दिए ये जो सिंबल है म्यू, इसके जगह आप एन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है, कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे म्यू यूज़ कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यार एन बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड लगता है, अपने को फील नहीं देता है ना, बड़ी क्लास वाले ना फील नहीं देता, इसीलिए एन तो यार छोटी चीज़ हो गई, कुछ नया सिंबल सीखते हैं। आओ अच्छा, आप लोगों को अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मुझे बताओ ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर का, तो ग्लास और यहाँ पे लिखूंगा मैं एयर, तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ऊपर रखी जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे रखी जाएगी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, अभी निकाला मैंने 1.5, और एयर का कितना होता है 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया, 1.5 ही तो आ गया, 1 तो हमेशा नीचे रहता है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही सेम चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर इस सेम चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हमने आपको यही चीज़ तो बताया कि अगर मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ
एयर के रिस्पेक्ट में तो हमेशा 1.5 आता है, वही तो आया। मतलब आपको मेन चीज़ इस चीज़ को पे ध्यान रखना है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि म्यू जी ए है तो म्यू जी ऊपर और फिर म्यू ए नीचे रखी जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मैं ग्लास से भर रखा है। अब यार कुछ मीडियम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप इसको मालूम है ना कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर ऑफ वाटर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? इसकी वैल्यू होती है 3/2 और इसकी वैल्यू होती है 4/3। लो भैया, मुझे वैल्यू याद है, आपको याद हो या ना हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिकली आपको 3 चीज़ों के बारे में याद रखवाऊंगा मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि 1 होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि 1.5 होती है, या फिर आप 3/2 बोल सकते हैं, डेसिमल में बोलेंगे तो 1/1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक ग्लास आपको याद रखना है जो कि होता है 4/3, दैट इज इक्वल टू 1.3333। और ऑल्सो यू हैव टू लर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज 2.42। तो ये 4 ऐसे मीडियम हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। हो सकता है आपको आपके क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए हमेशा हमेशा। ठीक है, आओ आगे की बात करते हैं। तो ये चीज़ मैंने पुट कर दिया, मैंने दोनों को फ्रैक्शन में इसलिए रखा ताकि प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है ना। और डेसिमल में ये ना रिपीटिंग होते रहता है, इसलिए फ्रैक्शन में पहले सॉल्व कर लिए। 3/2 ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये आ जाएगा 9/8। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के। और आपको मालूम है इसको आप कैसे लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। या फिर इसको कैसे लिखोगे? सेम वही चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? इसी को मैं उल्टा कर सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर चला जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे आ जाएगा। जो पहले लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा जाएगा उसको नीचे लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में। खत्म बात, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, बार बार बोल रहा हूँ मैं, चीज़ों को समझना है। तो इसमें रख देंगे हम 4/3, इसको रख देंगे हम 3/2। अब इसको काटापिटी कर देंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा तो 8/9। नो डाउट सिर्फ रेसिप्रोकल ही तो होना है, सिर्फ आगे पीछे ही तो करा है मैंने, ऊपर नीचे ही तो करा है। तो ऑफकोर्स वो 9/8 था तो 8/9 आएगा। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, जिसकी वजह से प्योर नंबर निकल कर आता है और कुछ नहीं। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? आपके पास क्वेश्चन ना इसमें अलग अलग तरीके से आता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, What is the speed of light in water? If refractive index of water is 4/3, बताओ भाई क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कितने मीडियम की बात कही गई है सबसे पहले ये बताइए आप मुझे, बताइए। सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम की बात कही गई, कौन सा? सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कही गई। क्या इसके अलावा और किसी चीज़ की बात कही गई है? नहीं। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना। ये एक्चुअल में जो चीज़ें होती है ना, सिर्फ जब एक ही मीडियम की बात करते हैं तो हमेशा वो रिस्पेक्ट टू में ही बात करी जाती है, लेकिन किसके? एयर में। दूसरे मीडियम में नहीं, सिर्फ किस में? एयर में। ध्यान रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके है? ये एयर है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपको पता है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पुट करेंगे 4/3, इसकी वैल्यू 1 मालूम है ना, तो ये आ जाएगा 4/3। तो क्या मैंने बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो, आना 4/3 है। दैट्स द एक्चुअल रीजन टू राइट। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ हंसते खेलते, किसको? एयर को, क्योंकि एयर की नहीं भी बात कर रहा हूँ तब भी मैं एयर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में हमें तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। C/V, जहाँ पे C आपको हमेशा पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें किसका निकालना है? वाटर का। तो ऊपर तो हमेशा क्या रखा जाएगा? एयर का, और नीचे में किसका आ जाएगा? वाटर का। स्पीड किसका आ जाएगा? मीडियम का आता है ना, मीडियम क्या है यहाँ पे? वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जब वाटर निकालना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे ये रखूँगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके लिए यहाँ पे? ये वेलोसिटी तो अपने को निकालना ही है ना, तो इसके जगह मैं 4/3 रख दूँगा। इसके जगह पे 4/3 गिवन है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये चीज़ वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ किसका? वाटर। तो अब इधर उधर सॉल्व कर दूंगा मैं इसको।
यहाँ से निकल तो जाएगा ना मेरे को, हाँ ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर मैंने इधर कर दिया, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 3 3 जा 9 अपॉन में 4 और इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे इसको डिवाइड कर दूँगा तो आ जाएगा 2.25 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो जो पानी में बोले तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है वो 2.25 इंटू 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको अभी तक कुछ नहीं तो 3 का स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड एयर में किसका, लाइट की बात कर रहे हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उससे पहले क्या था, वाटर का बीच में आता है, वो है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप नोटिस करें जैसे जैसे मीडियम डेंसर हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, नोटिस कर लीजिए। तो आपको कुछ नहीं तो ये 3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम होने चाहिए और ये 3 मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी मालूम होने चाहिए। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, राइट। चलिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो विथ रिस्पेक्ट टू उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात कर रहे हैं। चलिए एयर क्या ही ले, वो भी कोई मीडियम है। चलो भाई वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मेरे पास ग्लास हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बता ही दिया। अच्छा आपको बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। ये एक्चुअल में जब अकेला लिखा हुआ रहता है तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाता है, एयर हो जाता है। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे म्यू को क्या, म्यू की अगर मैं बात बोलूँगा तो क्या आ जाएगा, ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, इसको मैं वेलोसिटी के टर्म में लाना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, सी किस में, एयर में, और डिवाइडेड में वी किस में, वाटर में। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय में यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू सी आ जाएगा एयर में डिवाइडेड बाय में। इसका अगर मैं बात करूँगा तो वेलोसिटी आ जाएगा किस में, ग्लास में। समझ रहे हो ना। अब इसको कर दो म्यू इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सी अपॉन में एयर, सी एयर अपॉन में वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में वी जी डिवाइडेड बाय में सी एयर। यहाँ से सी एयर से सी एयर कट जाएगा तो म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ये 1 2 होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 या फिर 1 2 कुछ भी बोले तो कैसे लिखा जाएगा, अब उल्टा करके लिखा जाएगा। ये वाला 1 था, ये 2 था, तो ये वाला 1 नीचे रहेगा और 2 ऊपर रहेगा। तो 2 ऊपर 1 नीचे, वेलोसिटी के टर्म में। सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी आ जाएगा ऊपर, क्या 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 लिख दिया, इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो 2 बाय में 1 रहेगा। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आइए ये एक रिलेशन है ऐसा, देखिए अगर आपने ऐसी बात करी म्यू 2 1 की तो आप नो डाउट म्यू 2 ऊपर रखोगे, बाय में म्यू 1 नीचे रखोगे। लेकिन ये ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के टर्म में आप बता रहे हो, बट अगर मैं इसी को वेलोसिटी के टर्म में बताने की बात करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 1 वाला और नीचे चला जाएगा 2 वाला, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता है कम ज़्यादा तो वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होता है, और वो भी इन्वर्सली। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 2 पहले कही जा रही है तो 2 बाद में आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ से एक और रिलेशन मैं बना सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू पढ़ा है ना, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या फिर लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने साउंड वाले चैप्टर में, हमने आपको क्लियर करवाया हुआ है। सी इज इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपके पास चेंज होता ही होता है, नो डाउट, तो अगर मैं इसके जगह v यूज़ करूँ कोई दिक्कत नहीं, v1, तो लैम्डा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि लैम्डा चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज़ अगर v2 की बात करूँगा तो लैम्डा चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप v2 के जगह पे लैम्डा 2 बाय में फ्रीक्वेंसी रखेंगे, इसके जगह पे लैम्डा 1 बाय में फ्रीक्वेंसी रखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू 1 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय में लैम्डा 1, या फिर आप इन सबको एक साथ कंबाइन करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 2 की बात कर रहे हैं तो v2 बाय में v1 की बात करेंगे, या फिर लैम्डा 2 बाय में लैम्डा 1 की भी बात कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर करवा रहा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर करवा रहा था, उस टाइम पे हमने आपको क्लियर करवाया था कि जो वेलोसिटी है, एक सेकेंड, जो वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है।
ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, डन है, ओके। अच्छा, आगे की और बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, साइन आई अपॉन में साइन आर बताया था ना, ये वाला। काफ़ी नीचे आ गया था मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे लेकर आता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अभी तक मेरे को याद नहीं आया है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला जो एंगल के टर्म में डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एक तो एंगल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला एंगल के टर्म में, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, बताया था ना c/v, और वही v2 में v1 वहीं से निकला था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा वेवलेंथ के टर्म में, है ना। तो तीन डेफिनेशन बता दिए एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम उसके टर्म में लिखने के लिए आप लोगों को। तो इसी ये जो चीज़ दी गई थी ना, वो दिया गया था स्नेल द्वारा, इसीलिए हम इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ का क्या कहना है कि अगर आपके पास एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, तो साइन ऑफ एंगल फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, इस तरीके से जब भी जिस भी एंगल से जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में करवाई दिया है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, तो इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो स्नेल्स लॉ को याद रखिएगा, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए आगे की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब आगे की और कहानी हमारे पास शुरू होती है। जस्ट लेट मी चेक कि अगला जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि एंगल के टर्म में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करवा ही देता हूँ। इस तरह से आता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला एंगल आई होता है, आपको मालूम है, ये वाला एंगल आपके पास आर होता है, आपको मालूम है, राइट। अच्छा, आपको एक चीज़ ये भी मालूम है कि इसको जाने की टेंडेंसी सीधी होती है, बट जाती नहीं है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है जब इधर रेयर मीडियम होता है और इधर आपके पास डेंसर मीडियम होता है। इधर कितना होता है आपके सामने, डेंसर मीडियम होता है। आपको कई बार एंगल इस तरह से दिए रहेंगे, ये बोल 45 डिग्री है, या फिर इसको मैं कुछ और देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने 30 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, और आपसे ये वाला एंगल दिया जाएगा, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है ना। इसको मैं 60 दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 60 दे रहा हूँ। उसके बाद टुन टुन, ये वाला ऐसे कर देंगे और ये वाला ऐसे कर देंगे, ये वाला ऐसे हो जाएगा। जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि यहाँ पे एंगल का खेल है थोड़ा सा, मैं आपको इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ना जनरली कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। तो मैं कौन सा एंगल दे दूँ, मैं दे देता हूँ ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से आपसे पूछेंगे कि भैया ये जो मीडियम है दूसरा वाला, इधर फर्स्ट मीडियम है, इधर फर्स्ट मीडियम है, और इधर क्या आपके पास सेकंड मीडियम है। इधर एयर मान लीजिए, इधर क्या मान लीजिए आप, एयर मान लीजिए, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नो डाउट साइन आई अपॉन में साइन आर। अच्छा, ध्यान रखना, आप इसको साइन आई अपॉन में साइन आर तभी रखेंगे जब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है ना, एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिखने की यहाँ पे आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड मीडियम की बात करेंगे, जो ये वाला अंदर वाला डेंसर वाली मीडियम है। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन में साइन आर से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आई और आर निकालने का ही मेन खेल है, देखिएगा ये नॉर्मल होता है, ये वाला क्या आपके सामने नॉर्मल है, जिसकी वजह से ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये वाला मैंने 60 दिया, ध्यान रखेगा कि यहाँ पे बच्चे ना ज़्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, आई को समझ लेते हैं 60 डिग्री दे दिया सर ने, गलत बात। ये 60 है, लेकिन एक्चुअल में हमारा आई ये वाला है। जब ये आई है तो ये टोटल 90 है ना, तो ये 60 है, तो ये कितना बचा, 30 बचा ना, तो ये निकल कर आ जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय में। अब डिवाइडेड बाय में जब हम आगे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ओके, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये वाला पूरा का पूरा इस तरह से जा रहा है, ये वाला रे ऐसे जा रहा है, स्विंग, है ना। उसके बाद आपके पास ये वाला ये वाला रे इधर ऐसे आ रहा है, स्विंग। वैसे ये वाला एंगल ना 30 डिग्री पॉसिबल नहीं है, मैंने गलत दे दिया। टुक 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 टुक, इसको मैं 45 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं 45 डिग्री कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये वाला 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल आ रहा है, ये वाला आई है जो कि हमने 30 डिग्री निकाल लिया। कितना निकाल लिया हमने, 30 डिग्री निकाल लिया।
और ये वाला सीधा जाने छोड़ के इधर बेंड हुआ था। एक्चुअल में हमें ये वाला एंगल की नीड है, ये वाला एंगल की नीड नहीं है, ये पूरे एंगल की नीड नहीं है। वैसे अगर ये वाला 30 है तो ये टोटल कितना होगा, ये वाला 30 है, 1 मिनट रुकिएगा, ये 30 है तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा 30 होगा ना, ये 45 भी नहीं हो सकता यार, सॉरी माय मिस्टेक। इसको मैं 15 डिग्री कर देता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक ऐसा एंगल निकाल कर लाऊं जिसकी वैल्यू मेरे को मालूम हो, उसके लिए मुझे टेबल से निकालने की ज़रूरत ना पड़े, उसके चक्कर में मैं बड़ी बड़ी वैल्यू रखते जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास 15 डिग्री है। देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे 30 होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये वाला 15 एक्चुअल में हमें इसकी नीड है, तो ये कितना बच गया, 15 बच गया ना। तो आर की वैल्यू 15, तो इसको में लिखेंगे आप साइन 15। अब यहाँ इसको काट के 2 मत ला दीजिएगा आंसर, ध्यान रखिएगा, पहले इनकी वैल्यू लिखी जाती है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है और साइन 15 डिग्री की वैल्यू मुझे याद नहीं है, टेबल से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको निकालना सिखा दिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको वैल्यूज़ गिवन हो सकते हैं या फिर टेबल गिवन होते हैं जहाँ से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा इस वाले सेकंड वाले मीडियम का, ठीक है ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा अगला टॉपिक क्या था, ये तो नॉर्मल है। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए अच्छे से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का क्या कहना है। इनका कहना है कि अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक रे ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को पास करवाता हूँ तो नो डाउट उस पाथ को फॉलो करेगा और वहाँ पे रिफ्रैक्शन को जन्म देने वाला है, कुछ इस तरह से। ऑब्लिकली अगर हमने फॉल कराया है इस तरह से और ये मान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल है, तो ये क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होने वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होने वाला है। अगर ये रेयर है तो ध्यान रहे, अगर ये रेयर मीडियम है और अगर ये डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगा, अदरवाइज नहीं, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने वाला है। आपको पता है ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। इस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया जहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है बेसिकली, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है। आपको पता है यहाँ से गया होगा और इस वाले पाथ को फॉलो करके निकल गया होगा, इस वाले को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, इस वाले को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं और इस वाले को हम रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। तो इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया और हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। समझ में आ रही बात इतनी, डन है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अभी तो बताया ना मैंने कि स्नेल्स लॉ का कहना क्या है। स्नेल्स लॉ का कहना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। इसका मतलब ये है कि हमेशा सेकंड मीडियम के, पहले नहीं सेकंड मीडियम के विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तब जाकर ये कहानी निकल कर आती है। तो इधर मीडियम नंबर 1 मान लिया मैंने, कौन सा है ये, मीडियम नंबर 1 है, और इधर क्या आपके सामने मीडियम नंबर 2 है। किधर भी रेयर किधर भी डेंसर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट मैंने फिलहाल रेयर और डेंसर इसलिए माना है क्योंकि मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करा रखा है, वरना ये तो फिगर गलत हो जाएगा उस हिसाब से, रूल के हिसाब से, राइट। ओके अब आगे की बात करते हैं। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आना चाहिए वो ये है कि स्नेल्स लॉ को हम लगाते कैसे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में। अच्छा स्नेल्स लॉ हम तभी लगा सकते हैं जब दो मीडियम में चेंज हो रहा है, स्विंग, एक उधर मीडियम है एक इधर मीडियम है, तो मैं इस वाले पॉइंट पे इंटरफेस पे मैं हमेशा एक स्नेल्स लॉ को लगा सकता हूँ। स्नेल्स लॉ का कहना है कि उधर का जो भी मीडियम है तो उसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोल सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं, और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 बोल सकता हूँ, मीडियम 1 और मीडियम 2 के हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको हमेशा स्नेल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए नहीं ओ, ठीक है ना। क्या बोल सकता हूँ, ध्यान रखेगा, जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, जिस भी मीडियम में है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय
साइन ऑफ एंगल उसी मीडियम का, तो उसी मीडियम का एंगल कौन सा है, आई। ऐसे अप्लाई करना है, फिर से समझ लीजिए अच्छे से। इज इक्वल टू इधर का, इधर वाले, इधर के हिसाब से जब मैं अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू दूसरे वाला मीडियम, तो उसी का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड में साइन ऑफ और उसी साइड का एंगल क्या है, एंगल आर। समझ में आई इतनी बात, डन है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, अब आप यहाँ से क्या कीजिए, आपका टारगेट एक ही होता है साइन आई अपन में साइन आर निकालने का, तो यहाँ से साइन आई मैं इधर ही रखता हूँ और वो जो साइन आर है उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू, यह आ गया म्यू टू और डिवाइडेड बाय मैं इसको उधर लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू वन। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यू टू वन का मतलब होता है म्यू टू बाय में म्यू वन, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब साइन आई डिवाइडेड बाय में साइन आर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू टू वन, बोलिए हाँ या नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टू वन। इसको आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन बोलिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कहना क्या है, पहले वो तो बता दूँ, वो तो मैंने बताया ही नहीं, बट ठीक है अभी मैं वैसे भी करवा दूंगा तो और भी अच्छे से ही समझ में आ जाएगा वो चीज़, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कहना क्या है एक्चुअल में, इफ़ रे ऑफ लाइट टेक्स, इफ़ रे ऑफ लाइट एंटर या फिर एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम and if the ray of light is reversed then it traces the same path। मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि हमने ऐसे भेजा था तो ये ऐसे आया, अब अगर मैं यहाँ से वापस इस तरह से भेजता हूँ, इस तरह से, तो ये ठीक ऐसे ही जाएगा। आपको पहले से पता है, जब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल ना बेंड होने की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, और जितने एंगल पे आया था इधर से उतना एंगल, कुछ एंगल, अच्छा एंगल आई कुछ होगा, एंगल आर कुछ होगा, लेकिन अगर मैं एंगल आर वही फिक्स करके भेजूँ ना, तो वही आई एंगल के साथ वो बाहर निकलने वाला है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने एक मीडियम से, इधर एक नया मीडियम है, एक मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से जिस भी पाथ को फॉलो करवा के हमने भेजा है, अगर मैं उधर से वापस भेजूं तो उसी पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगा। ये कहना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, और कुछ नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सा मस्त सा जुगाड़ निकल कर आता है, उस जुगाड़ के बारे में समझाता हूँ। क्या आपको ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? ये था जब हम आ रहे थे, अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ए बोल देता हूँ, ओ बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने पाथ को फॉलो करवा दिया, टेकिंग पाथ कौन सा, ए ओ बी। अच्छे से देख लीजिए, ए ओ बी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ए ओ बी पाथ को देखा, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे क्या देखा, ए ओ बी पाथ को देखा, है ना। अच्छा, ए ओ बी पाथ को देखा तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ए से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से यहाँ गया। अब मैं पाथ को रिवर्स करने वाला हूँ, अब मैं पाथ दूसरा लेने वाला हूँ। यस, अब मैं पाथ दूसरा लेने वाला हूँ भाई। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेकिंग पाथ बी ओ ए। अब इधर से जाएगा पाथ को, तो बी ओ ए से जाएंगे, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, इधर वाला मीडियम कौन सा है, म्यू टू मल्टीप्लाइड बाय में साइन ऑफ एंगल, है ना। यहाँ पे अप्लाइंग आप लिखेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ, टक 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 स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इस वाले पाथ में, बी ओ ए में, एट पॉइंट ए, है ना, एट पॉइंट, अच्छा ए क्यों कह रहा हूँ मैं, ओ पे अप्लाई कर रहे हैं, वापस ओ पे वापस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आते टाइम हमने अप्लाई किया तो ये आया, अब हम जाते टाइम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते से, तो म्यू टू इंटू में साइन आर लिखूंगा, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। आगे चलिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर उधर जाऊँगा तो म्यू वन आ जाएगा और मल्टीप्लाई में उधर एंगल क्या है, साइन आई है। चलिए इसको मैं आप फिर से कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ, इधर मैं लिख दूंगा साइन आर डिवाइडेड बाय में साइन आई और इज इक्वल टू में म्यू वन डिवाइडेड बाय में म्यू टू। इसको थोड़ा सा मैंने साइन आई अपॉन में साइन आर के फॉर्म में नहीं लिखा, साइन आर अपॉन में साइन आई के फॉर्म में लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी मैं समझाता हूँ। साइन आर डिवाइडेड बाय में साइन आई इज इक्वल टू,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ12, कोई डाउट तो नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको मैं बस इतनी सी बात कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इसका क्या बेनिफिट होगा देख लीजिए। इक्वेशन 1 ये है और ये वाला 2 है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड से राइट हैंड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में आपके लिए क्या क्या है देख लीजिए। लेफ्ट हैंड में आपके पास साइन आई अपॉन में साइन आर है मल्टीप्लाई में। इसके लेफ्ट हैंड में साइन आर अपॉन में साइन आई है, साइन आर डिवाइडेड बाय में साइन आई है, और इज इक्वल टू में इधर है μ21, इधर क्या आपके लिए μ21, और मल्टीप्लाई में क्या है μ12 है ना, μ12 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू में ये μ21 मल्टीप्लाई में μ12, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में μ12 इज इक्वल टू μ21। ये वाला मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे जब आप पाथ को रिवर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जब आप पाथ को रिवर्स करते हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। उल्टा ही तो हो रहा है भाई साहब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी तो वही तो आएगा। अच्छा, इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा होगा, डरिएगा मत, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इस वाली चीज़ को, इधर तो 1 आ गया ना, उसको देखिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इधर तो 1 आ गया था, μ21 को मैं μ12 ऐसे लिखूंगा और μ12 को मैं μ12 ऐसे लिखूंगा। अब इसको इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए, 1 अपॉन में 2μ1 इज इक्वल टू μ21 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, बात एक ही है। और इसी वाले प्रिंसिपल को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि μ21 हो और मल्टीप्लाई में μ12 हो, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ, एक मीडियम की रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमेशा 1 के इक्वल आता है। मेन चीज़ आपको यही याद रखना है, क्योंकि इसका आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, वहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। समझ में आ गई नहीं बात, इतनी डन है, ठीक है, आगे चलें। ओके चलिए, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, लेट मी चेक कि अगला टॉपिक आपके बुक में किस हिसाब से गिवन है, उसी हिसाब से हम आपको करा देंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है, तो कुछ अलग नहीं है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी मेरे हिसाब से 30% के आसपास इस चैप्टर का हम सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट बन ही जाएगी, तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके पाथ को एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं हम पहले तो फटाफट, टक 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 टक। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पाथ को फॉलो करवाने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंसिडेंट रे आ गया, यहाँ पे आया, टक थोड़ा सा इधर से करता हूँ क्योंकि पाथ उधर चला जाएगा। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, यहाँ से हमारा आ जाएगा भैया नॉर्मल, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा क्योंकि इधर रेयर मीडियम है। ग्लास स्लैब का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, ग्लास स्लैब का तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, इधर रेयर मीडियम है मतलब एयर है, और इधर आपके पास डेंसर मीडियम है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 ले लिया और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 ले लिया है हमने, ठीक है, इतनी बात। ओके, अब इधर कर लेते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं भाई। चलो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा दो और ये यहाँ पे लाकर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट सीधा नहीं गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो चुका है। आओ यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। यहाँ तक तो आपको कुछ डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर आपने कई बार बनाया हुआ है डायग्राम। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अभी मैं यहाँ से लाने के बाद वापस मैं यहाँ से वापस बाहर भेजने वाला हूँ, मतलब फिर से आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है दोबारा से, और यहाँ से जब बाहर जाएगा तो पहले एक नॉर्मल बना लेंगे आप इस वाले पॉइंट पे, कुछ इस तरह से।
ठीक है। अच्छा, इस तरह से नॉर्मल बनाने के बाद आपका जो काम होगा वो कुछ ऐसा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने वाली लाइट, नो डाउट रे ऑफ लाइट जो आपकी बार कहाँ से जाएगा भैया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर जाएगा। इसको नॉर्मली इधर चला जाना चाहिए था, नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो जा रहा है। तो ये पाथ को ऐसे फॉलो किया, फिर ऐसे फॉलो किया और फिर ये ऐसे फॉलो किया। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नया वाला होगा, बट एक्चुअल में चीज़ों को समझिएगा, एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, तो देखिएगा ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है और सेम ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक्चुअल में इन दोनों को देखिएगा ना, आपको लगेगा ये पैरेलल है, लगेगा नहीं, एक्चुअल में होते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के साथ है, ये भी 90 डिग्री के साथ है, इसके ग्लास स्लैब के एज के साथ। तो ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाता है, एक्चुअल में आर हो जाता है। ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। उसके बाद ये वाला एंगल को हम कहते हैं ई के नाम से जानते हैं, इसको हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे कई टर्म्स आ रहे हैं अलग अलग, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं इसको, नो डाउट। ये वाला आपको पता ही होगा, इसको हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे ये वाला जा रहा है, अगेन ये वाला इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा, नो डाउट। और इस वाले को जो बाहर निकला है उसको हम एक्चुअल में इमरजेंट रे कहते हैं। क्या ओके, तो कैमरे की बैटरी शट डाउन हो गई थी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो रे जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। ठीक है, ये तो आपको मालूम है ना कि ये आर है, तो ये आर क्यों है, क्योंकि ये ना दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ रही है ना बात। तो ये आर था, इसलिए मैंने इसको आर के नाम से दे दिया, या फिर इसको आप R1 बोले तो इसको I2 बोलना पड़ेगा, नो डाउट। इसको I1, इसको R1, इसको I2, इसको R2, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में यही सही तरीका है, वो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में सेम चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो R1 होगा और जो I2 होगा उसको हम इक्वल मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एंगल I1 और ये जो R2 निकलेगा वो दोनों इक्वल निकल कर आएंगे। बट पहले से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम एंगल ऑफ मर्जेंस कहते हैं, एंगल ऑफ मर्जेंस एंगल, क्योंकि ये मर्जेंट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मर्ज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि प्रूव कीजिए एंगल I इज़ इक्वल टू एंगल E। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है इस वाले के, ये अंदर वाले तो दोनों एंगल इक्वल होते ही होते हैं, नो डाउट, बट एंगल I ना, ये जो बाहर वाला एंगल है उसी के इक्वल होता है। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें ना तो थोड़ा लगेगा भी ये कि ये दोनों इक्वल हैं, और ये वाला इक्वल जैसा लगेगा जब आप परफेक्टली बनाएंगे तब, ठीक है ना। और ये वाला फेनोमेना तो नो डाउट आप लोगों ने पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की जो डाउट हो वो ना रहे। मैंने लाइट बंद कर दिया, घबराना नहीं आप लोगों को। कुछ इस तरीके से हम रे ऑफ लाइट, मेरे हाथ में एक ग्लास स्लैब है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो अभी मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से पाथ निकला है ना उसी तरह से मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सेम यही वाला पाथ फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, अच्छे से देख लीजिए। ये इंसिडेंट रे आया, बिल्कुल सेम यही वाला पाथ फॉलो कर रहा था, अच्छे से देख लीजिए। आया टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुआ, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गया, अच्छे से देख लीजिए। उसमें हम बहुत तरह के एंगल की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात। बस इसी वाले पाथ को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और एंगल वगैरह के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, इसी में ही कहाँ गया भाई, अच्छा हमें यही चीज़ प्रूव करना होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। और हमने अभी आप लोगों को स्नेल्स लॉ लगाना सिखा दिया है कि स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट की नेमिंग कर देंगे, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, इसको C बोल दीजिए और इसको आप D बोल दीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट B अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो पॉइंट बी पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो मीडियम है, एक मीडियम ऊपर के साइड और एक मीडियम अंदर का। तो μ1 है और ये क्या μ2 है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, μ1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, साइन ऑफ उसी की तरफ जो एंगल होगा साइन I, और इज इक्वल टू जब अंदर आएंगे तो μ2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, साइन ऑफ R का। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, या फिर पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए, इधर उधर ले आइएगा तो साइन I अपॉन में साइन R आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 बाय में μ1 आ जाएगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एट पॉइंट D, है ना। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एट D अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, फिर से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट D। तो D पे लगाएंगे तो एक ये वाला मीडियम है, एक ये वाला, ये तो μ2 है अंदर वाला, नो डाउट। बाहर करेंगे तो वापस μ1 नहीं हो जाएगा, बाहर एयर है, इधर भी क्या है, एयर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, μ1 हो जाएगा। तो ये अंदर में शुरू करेंगे तो μ2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन ऑफ एंगल जो अंदर है इसके साथ, जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं।
इज इक्वल टू म्यू बाहर वाला इधर वाला 1, तो इसके साथ क्या है साइन ऑफ ई है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। इसको भी रीअरेंज कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा साइन आर अपॉन में साइन ई, और इज इक्वल टू इसको उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा म्यू 1 2। आपको पता है अब मैं इस वाली चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं बड़े हंसते खेलते साइन आर अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू इसको मैं म्यू 1 2 लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, इसको आप अपॉन में नहीं भी लिखिएगा तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, काटा पीटी हो ही जाएगा वैसे भी, है ना। आप लिख भी दीजिएगा तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको अभी समझा के बता दूंगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। जैसे मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आएगा ये वाली चीज़ साइन आई अपॉन में साइन आर, और यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आपके सामने साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू यहाँ पे है क्या आपके सामने म्यू 2 बाय में म्यू 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है म्यू 1 बाय में म्यू 2। इधर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे कट नहीं जाएंगे, देख लीजिए उधर से टुई टुई कट गया, सुई सुई कट गया, मेरे पास साइन आई से साइन आई कट गया। ये क्या बात हुई भाई, अरे साइन आर अपॉन में साइन ई है, ऐसा नहीं है बालक, ऐसा नहीं है। यहाँ पे था साइन आई अपॉन में साइन आर, लेकिन दूसरे इसके साथ क्या था साइन आर अपॉन में साइन ई था, तो इससे ये कटेगा, इधर बच जाएगा मेरे पास साइन आई अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू इधर बच गया 1। अच्छे से देख लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ को, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे, और ये कैंसिल आउट होगा, ये चीज़ बचा लेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उधर कट गए ना तो ये चीज़ बच गए। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स, कंपेयरिंग दोनों साइड साइन से है ना, तो एंगल आई इज इक्वल टू ई, तो आप एंगल लगा सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे कि इस वाले को आप कैसे लिख सकते थे, इस वाले को आप लिख सकते थे म्यू 2 1, बोलिए हाँ या नहीं। इसको लिख सकते थे म्यू 1 2, बोलिए हाँ या नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था 1, बाय विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। याद आया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम कह सकते थे कि इसको 1 के इक्वल कहते हैं, या फिर अपॉन में रख के काटा पीटी कर दीजिए, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और वो जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, लेटरल शिफ्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्या है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the original incident, original incident ray and emergent ray is called lateral displacement, देखिए अगर यहाँ से अभी तक आप लोगों को लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेना ही नहीं है। आओ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के पास आपको लेकर आते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। टक 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 टक। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको जो ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि ये जो इंसिडेंट रे था, क्या इसकी टेंडेंसी इधर टुवर्ड्स नॉर्मल आने की थी? नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं। इसकी टेंडेंसी थी भैया ऐसे करके सीधे जाने की, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल इस तरह से जाने की, बिल्कुल सीधे जाने की थी। लेकिन ये सीधा गया नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज किया तो वो बेंड हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है ये बेंडिंग प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होता है। ऊपर रेयरर था, इधर डेंसर था, सीधा ना जाकर टेढ़ा हो गया, क्योंकि रेयरर होता तो सीधा ही जाता। अच्छा, मीडियम को अगर मैं चेंज नहीं करता तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना।
और एंगल आई अगर कुछ नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब एंगल आई को मैं 0 कर दूं, मतलब इसके साथ नॉर्मल के साथ फॉल करा दूं, तब भी आपके पास रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये 2 केस होते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। कब? जब आपके पास मीडियम सेम हो, दूसरी चीज़ एंगल आई क्या हो, 0 हो। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओरिजिनल रे की टेंडेंसी थी इधर जाने की। दूसरी चीज़ मर्जेंट रे, ये वाली चीज़, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों हमेशा पैरेलल रहते हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस, L1 एंड L2, दिस 2 लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाली, वो हमेशा सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक लेंथ है, सो द ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट होगी भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी होगी। सो द ऐसा यूनिट ऑफ लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है लेंथ के ऐसा यूनिट? इज मीटर। समझ में आई ना बात? क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? मीटर। ये आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आई कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? ये दोनों रे जो होते हैं हमेशा पैरेलल होते हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होंगे? ये वाले इक्वल होंगे, है ना, ये वाले हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको आप इधर भी एक्सटेंड करके बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कहानी है आपके सामने लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पे बात आती है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा? बिल्कुल भाई, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो कभी कम बेंड होता है रे ऑफ लाइट, कभी ज़्यादा बेंड होता है रे ऑफ लाइट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या आपके में मेंशन्ड है, कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बता दूँ आप लोगों को तो वो भी सही नहीं है आप लोगों के लिए। आपके क्लास के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कई बार क्या होता है 12th क्लास के लेवल का, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपके 12th क्लास में अगेन आने वाले हैं, तो 12th क्लास में इसकी एक अलग ही लेवल का फॉर्मुलेशन है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मैं अगर दिया हो तो वैसे करवाऊँगा, नहीं दिया होगा तो नहीं करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो सिर्फ डिपेंड कर रहा है ये, एक तो ऑफकोर्स ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होगा, दूसरी चीज़ इंसिडेंट एंगल पे होगा, उसके बाद तीसरी चीज़ डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पे, ठीक है, और उसके बाद बस एक वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो 4 चीज़ें हम आपको फटाफट बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो उनमें से जो पहला फैक्टर होगी वो होगी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। आप लोगों ने ग्लास स्लैब देखा, मेरे हाथ में जो था थोड़ा सा थिन था, और भी अगर आप थिक लेते हैं तो डिपेंड करेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है बढ़ जाता है जितना ज़्यादा थिक होगा। तो आपको बता दूं अगर थिकनेस बढ़ेगी अगर थिकनेस बढ़ जाएगी तो आपके पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल टाइप का चीज़ें समझना है, आपके में उतना न्यूमेरिकल पोर्शन कैलकुलेशन है नहीं, अगर आता है आगे चल के तो आपको ज़रूर करवाएंगे हम, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अच्छा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो गया, और ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा देता हूँ तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ जाता है, ख़त्म बात। तीसरी चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। होता क्या है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का बढ़ता है ना, तो जो इंसिडेंट रे आ रहा होता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल कुछ ज़्यादा ही बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेटरल शिफ्ट है ना, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अगेन अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगेन ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा बोले तो वेवलेंथ इज मीटर। अगेन इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और यू कैन से 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ओके, तो वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ का अगर बढ़ गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घट जाता है। ये आपके पास एक सिर्फ लास्ट वाला ही था जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब में आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसमें बोलोगे व्हेन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब
is greater or increased, then lateral displacement will also increase because they are directly proportional to each other. ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ वेवलेंथ के केस में क्या होता है आपके सामने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? और लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए भी आता है क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर μ2 1 है तो इसको मैं μ2 बाय में μ1 लिख सकता हूँ। आगे मैंने यहीं से आपको मैं निकाल कर दिखाया था कि अगर μ2 हो तो v1 बाय में v2 बोल सकता हूँ, और यहाँ पे लैम्डा 1 बाय में लैम्डा 2 बोल सकता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो उसका लैम्डा ऊपर है, तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बढ़ रहा था तो 100% वेवलेंथ में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सुई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिमाग से खेलो। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बातें जितनी भी थी सारी की सारी? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की बताई हुई सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो, इससे अगली वाली वीडियो भी लाने में मुझे अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़े से समझ में आ गए होंगे और मज़े से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।